हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये अगला पार्ट है जो कि 8वां पार्ट में लेके आया हूँ और इसमें मैं पूरे के पूरे मध्य प्रदेश जीके की पूरा कंप्लीट टॉपिक पर ये एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ। और आपको मालूम है इससे पहले मैंने लगातार 7 पार्ट ला चुका हूँ और 7 वीडियोस में मैंने मध्य प्रदेश के हर टॉपिक वाइज ये पूरी वीडियो चल रही है। और एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी और जेल प्रहरी इन सभी एग्जाम्स में मध्य प्रदेश जीके अपना एक पार्ट प्ले करता है और मध्य प्रदेश जीके का क्वेश्चन उसमें जरूर आते हैं। तो वो सारे परीक्षार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अनमोल साबित होने वाला है और बहुत ही काम का साबित होने वाला है। तो वो सभी विद्यार्थी लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें और उसके लिए आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि इस सीरीज में मैं मोर देन 10,000 क्वेश्चंस कवर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रूफ होंगे। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। मध्य प्रदेश के हर टॉपिक पर इसमें एमसीक्यूज रहेंगे जो कि आपके हर पार्ट को मध्य प्रदेश के पूरे जीके को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये 8वां पार्ट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर भी करते रहें, जिससे कि अन्य परीक्षार्थी जो भी मेरे इस वीडियो को देख देख के जीके जो मध्य प्रदेश का जीके है वो कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का ये 8वां पार्ट जो कि मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आ गया, दमोह का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, दमोह मध्य प्रदेश के सागर संभाग में आने वाला ये जिला है और इस पे पूछा गया है कि दमोह का जो प्राचीन नाम था वो क्या था इतिहास में। दर्शान, तुंडीकेर, वत्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है या आप बताएं। देखिए, इसका जो आंसर है वो है तुंडीकेर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तुंडीकेर ये इसका प्राचीन नाम था और ये जो राजा नल और दमयंती थी, ठीक है ना, उनकी जो रानी थी दमयंती, उनके नाम पर पड़ा था ये दमोह नाम। ठीक है ना। और इस दमोह का जो प्राचीन नाम था वो था गोंडवानी कस्बा। गोंडवानी कस्बा इसका प्राचीन नाम था। फिर उसके बाद में इसका नाम तुंडीकीर पड़ा। ठीक है। और दमोह ये जो नाम पड़ा ये नल राजा नल और उनकी जो पत्नी थी कौन? दमयंती। ठीक है ना। तो उनकी पत्नी के नाम पर जो दमयंती है उन्हीं के नाम पर ये दमोह नाम पड़ा। ठीक है। तो ये इसकी पौराणिक कथाओं से जानकारी के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 177, वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरती है? कितने जिले हैं जिससे होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 12, 10, 14 या इनमें से कोई नहीं। इससे पिछली वीडियो में भी मैं कर्क रेखा के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो डेफिनेटली यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, सा बोलते हैं इसे। ठीक है ना। तो सा इज द करेक्ट आंसर। टोटल मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है ना। ये देखिए मानचित्र में अपन समझ लेते हैं। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा रतलाम यहाँ से होती है। ठीक है ना। रतलाम इसका पहला जिला है मध्य प्रदेश का और टोटल 14 जिले हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, रतलाम, रतलाम के बाद में फिर आती है उज्जैन, उज्जैन के बाद में फिर शाजापुर। ठीक है ना। शाजापुर के बाद में फिर क्या, कौन सा जिला आता है बताइए? शाजापुर के बाद में सीहोर, भोपाल, फिर रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। गिनिए कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये राजगढ़ ऊपर में आती है यहाँ से। ठीक है, ये राजगढ़ से ऊपर से होती हुई आती है ये 14। तो टोटल जिले हो गए ये 14 जिले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14।
ठीक है ना। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच से ये रेखा बनाती हुई जाती है और मालवा का पठार के को 2 भागों में ये विभाजित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है उज्जैनी और माहिष्मती के महत्वपूर्ण नगर थे, कौन से थे? पूर्वी मालवा, उत्तरी मालवा, पश्चिमी मालवा या फिर दक्षिणी मालवा। तो कौन से क्षेत्र में ये स्थित थे, ये क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो इसका सही आंसर है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? ये बा वाला पश्चिमी मालवा जो क्षेत्र है उसमें थे ये उज्जैनी के माहिष्मती के उज्जैनी और माहिष्मती ये 2 महत्वपूर्ण नगर। जो उज्जैनी थी उस समय की अवंती थी ये, ठीक है ना। अवंती और माहिष्मती, ठीक है ना। तो ये 2 नगर थे जो कि महाजनपदों में थे, ठीक है ना। पूरे भारत में कितने 16 महाजनपद थे इतिहास में। और ये जो 600 बीसी से पहले की बात है, ये 600 बीसी से पहले जो जनपद थे वो पूरे भारत में 16 थे और उसमें से एमपी में 2 आते थे। 2 कौन-कौन से? एक तो अवंती और दूसरा चेदी। ये 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में आते थे, ठीक है ना। तो अवंती की 2 शाखाएं थी, उसकी उज्जैन में अवंती की, एक तो अवंती खुद जो कि उत्तरी शाखा थी और दूसरी थी माहिष्मती, ठीक है ना, ये दक्षिणी शाखा थी। और इन दोनों शाखाओं को विभाजित करने के लिए बीच में से बेतवा नदी इसको विभाजित करती थी। तो दक्षिणी शाखा माहिष्मती थी और उत्तरी शाखा अवंती थी, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। और ये पश्चिमी मालवा में माहिष्मती इस समय का जो खरगोन में महेश्वर है, जो महेश्वर है वो माहिष्मती है और अवंती जो उज्जैन है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 179। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? इंदौर, मैहर, भोपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करते चलें, ठीक है ना। बार बार बीच में आपको बोलना चाहूंगा मैं, लाइक और शेयर भी करते चलें। और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन करके एक एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें कि आपके मध्य प्रदेश के हर टॉपिक पर क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं इस सीरीज पर। तो लगातार बने रहें मेरी सीरीज के साथ में और स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये कोई क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है मैहर। मैहर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मैहर जो कहाँ पे है? सतना में। मध्य प्रदेश का जो सतना जिला है, ठीक है ना, जो कि रीवा संभाग में आता है। ये क्लियर होना चाहिए, रीवा संभाग में आता है। रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाला सतना में है ये मैहर। और यहाँ पर इसको संगीत राजधानी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो जो संगीत के विद्वान थे, कौन? अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन जो खां थे वो थे यहाँ के संगीत के विद्वान, ठीक है ना। और ये माँ शारदा, मैहर में जो माँ शारदा का मंदिर है, ये माँ शारदा के बहुत ही परम भक्त रहे, ठीक है ना। उसी कारण से मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को बोला जाता है, जो कि सतना जिले की एक तहसील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 180। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग में नहीं आता है? तो ऑप्शन है आपके सामने मुरैना, भिंड, अलीराजपुर और श्योपुर। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होने वाला है? सिंपल सा है, चंबल संभाग के बारे में पूछा है। चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। तो इसमें से कौन सा जिला है जो कि चंबल संभाग में नहीं आता है? तो देखिए ये है अलीराजपुर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने संभाग और जिलों के बारे में मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर बिल्कुल सही बता पाएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो यू कैन गो माय एमपीजी प्लेलिस्ट। एमपीजी के जो प्लेलिस्ट है वहां से जाइए और पूरा मध्य प्रदेश संभाग, जिसमें कि 10 संभाग आते हैं और मध्य प्रदेश के जिले यानी कि पूरे 52 जिले, इन सभी पर मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है। तो आप सभी वीडियो को वहां से देखें और यू कैन लर्न everything about all the 52 districts and all 10 डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अलीराजपुर जो है ये आता है इंदौर में। इंदौर जो संभाग है ना उसके अंतर्गत आता है। और चंबल संभाग में मुरैना, भिंड और श्योपुर आते हैं,
ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 181। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में है? देखिए मैं आपको हर टॉपिक पे इतने क्वेश्चन लेके आऊंगा, हर स्पेशल सेगमेंट पे, कि आपको वो रट जानी है। तो मान के चलिए एमपी जीके के लिए वन ऑफ द बेस्ट सीरीज यू विल गेट इन माय स्टडी कॉन्सेप्ट। आप 10,000 से अधिक क्वेश्चंस किसी भी चैनल के किसी भी सूरत में कहीं नहीं मिलेंगी, जितना कि मैं आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो बार बार आप हर वीडियो को बार बार देखेंगे आप, तो आपके सारे क्वेश्चंस 100% रट जाने वाले हैं। तो बताइए धूपगढ़ की चोटी किस जिले में है? सीहोर, मंदसौर, होशंगाबाद या रीवा? ठीक है ना, पिछले वीडियो में भी मैं इसकी क्वेश्चंस पूछ चुका हूँ, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है बताएं? इसका आंसर है होशंगाबाद। होशंगाबाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहाँ है धूपगढ़ की चोटी? होशंगाबाद में है। होशंगाबाद जो कि किस में आता है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद जिला के नर्मदापुरम संभाग, ठीक है ना, जिसमें कि कितने जिले आते हैं? कुल 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है, धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर ऊंची मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। और ये किस पे है? महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो कि महादेव श्रेणी किसके अंतर्गत आती है? सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मैं बार बार ये क्वेश्चंस ला चुका हूं, आप आराम से बता सकते हैं अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं। पिछली जो लगातार मैंने 7 वीडियो बनाए हैं मध्य प्रदेश जीके के, अभी उसमें भी मैंने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बताइए सिद्ध बाबा की चोटी, राला मंडल, सिगार या इनमें से कोई नहीं? कौन सी है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी? सीधी सी बात है, सिगार। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिगार इज द करेक्ट आंसर। और इसकी हाइट कितनी है? 884 मीटर। और ये मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है जाना पावा। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे आती है जाना पावा की चोटी, जो कितनी है? 881 मीटर। ठीक है ना, और ये भी मालवा के पठार की है। ठीक है, क्लियर हो गई है? उसके बाद में आती है धजारी। धजारी जिसकी है 884 मीटर, 854, सॉरी 854 मीटर। ठीक है, और ये तीनों की तीनों चोटी मालवा के पठार की चोटी हैं। क्लियर हो गया? और ये सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ की है? ये है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की है ये, जो कि है 1172 मीटर ऊंची। सारी चोटियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी आप सारे ऑप्शन सही दे पाएंगे। और राला मंडल क्या है? राला मंडल एक अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य है जो कि इंदौर का है, और सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये। कितना है सबसे छोटा? ये 4.345 किलोमीटर। ठीक है, तो ये राला मंडल हो गया। सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? ऑप्शन है रीवा, सिंगरौली, सीधी या शहडोल। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा बताएं? पहले भी मैंने इसके क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिया है, और यही क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर है, कौन सा है सही उत्तर बताइए? कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सिंगरौली। सिंगरौली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसको अपन मानचित्र में समझ लेते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए मानचित्र में ये बॉर्डर जो दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी गुजरात की सीमा है। ठीक है ना, और झाबुआ से लेके मुरैना थोड़ा सा, ये राजस्थान की सीमा है। इसी तरीके से मुरैना उत्तर प्रदेश और सिंगरौली से छूता है, तो ये उत्तर प्रदेश की। इसी तरीके से सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से छूटा है, तो जो आंसर है वो सिंगरौली यहाँ से आपको मिल रहा है। ठीक है, और बालाघाट महाराष्ट्र और सीजी से छूटा है। तो ये सारे के सारे जिले हैं, अलीराजपुर हुआ, झाबुआ हुआ, मुरैना हुआ, सिंगरौली हुआ और बालाघाट हुआ। ये सारे के सारे जिले आपको याद रखने हैं। ऑल दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स आर इम्पोर्टेंट टू, सभी जितने भी राज्य हैं सबसे छूते हैं। तो ये सारे 5 जिले आपको रट लेने हैं, इसी पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सिंगरौली। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से छूने वाली।
उत्तर प्रदेश से सिंगरौली और छत्तीसगढ़ से भी सिंगरौली, ये बीच से यहाँ से बॉर्डर बनती है। तो ये सिंगरौली जो जिला है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से छूता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 184। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को जाता है, क्या जाता है, क्या कहा जाता है? मालवा, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड या फिर अगारा? बताइए क्या है इसका आंसर। 184 का आंसर कौन सा होगा? मध्य प्रदेश में उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर फलिंदा ब्लैंक से क्या कहा जाता है बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, देखिए उत्तर में जो लगता है वो बुंदेलखंड लगता है, मालवा नहीं लगता। मालवा पश्चिम में आता है, छोटा नागपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। और ये अगारा की घाटी उसके नीचे पड़ती है। तो उपजाऊ भूमि और रोलिंग पहाड़ियों को बुंदेलखंड कहा जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 185। प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम से हुआ है? जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें किस नाम से हुआ है? नलपुर, दुर्गपुर, भोपालपुर या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर क्या है। देखिए इसका जो आंसर है वो इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। ये सारे नहीं पढ़ते हैं इसमें। तो सीहोर क्या ना, कि अंग्रेजों के समय का बहुत पुराना नवाबी शहर है ये, ठीक है ना। ये नवाबी शहर रहा है और नवाबों का यहाँ पर राज रहा है। अगर इसको प्राचीन ग्रंथों से अगर इसको देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो सीहोर है वो उसका सीवान नदी जो है, सीहोर में क्या ना एक सीवान नदी बहती है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सीवान नदी में जो प्राचीन अवशेष मिले हैं उस अवशेष से पता चला है कि सीहोर का जो पुराना नाम था वो था सीधापुर, ठीक है ना। उसके बाद में इसका नाम फिर सीहोर पड़ा। और जो सीहोर है ये शहीदों की भूमि भी रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अंग्रेजों के समय में बहुत से जो वीर हैं वो यहाँ पर शहीद भी हुए हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, नवाबी शहर रहा ये, ठीक है ना, और नवाबों की राजधानी रहा। और अगर इसको प्राचीन समय में जनपद के समय में लिखा जाए तो अवंती जो था पुराना राज अवंती, उसका हिस्सा रहा है सीहोर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउनलोड क्लियरिंग सेशन के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा। एक और जरूरी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है प्लस बैच आपकी ऑलराउंडर प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, अब आप अनअकैडमी के साथ में अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें से कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट वीक और बाकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। और आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से मैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं ये सारे बैचेस। आप अपनी ज़रूरत और प्रिपरेशन के हिसाब से कोई भी कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। अगर आप चाहते हैं प्रीलिम प्रिपरेशन के लिए रामबाण इलाज और रामबाण कोर्स, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनलिमिटेड 60 डेज क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हो चुका है 4 जनवरी को। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्पीड से रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए है संपूर्ण ज्ञान रिवीजन बैच जो 28 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आपको 270 से ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि रोज 2 घंटे हर सब्जेक्ट पर ये डाउट क्लियरिंग जो सेशन है ये कंडक्ट किया जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आज ही आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप बोलोगे कि मैं ऑलरेडी अपना रिवीजन खुद कर रहा हूं, तो आपके लिए है संकल्प बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर से। यहाँ आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन 2 घंटे रोज। अब आप अपने डाउट क्लियरिंग
अपने तक ना रहने दें। आज ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने दें। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो डेडिकेटेड गाइडलाइन चाहते हैं तो मैं आपको मेगा फाउंडेशन बैचेस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है 5 जनवरी से। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस जो कि देंगे आपको पूरे मध्य प्रदेश अनअकैडमी से जुड़े हुए टॉप एजुकेटर्स। पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेंगे, साथ में वीकली मेगा क्विज भी मिलेंगे और आपको प्रीलिम्स का कोर्स पूरा का पूरा ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अपने सपने साकार करने के लिए तुरंत ही अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने मेंस की तैयारी के लिए कोई भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको मेंस के कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। आंसर राइटिंग के साथ में 35 दिन में ये पूरा प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी एक और कदम आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ के अपनी पूरी की पूरी जो भी स्वप्न है वो आप पूरा करें। अनअकैडमी में आपको घर पर बैठकर ही एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। एजुकेटर जैसे शुभम गुप्ता, हरि सिंह राजपूत, अमित शुक्ला और भी ऐसे कई एक्सपीरियंस एजुकेटर जो कि आपको अनअकैडमी पर पढ़ाएंगे। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। इसमें अपने गोल एमपीपीएससी एंड व्यापम को सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे कोर्सेज के लिए एनरोल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करना है। इसके बाद में आपको कोर्सेज में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में है, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप रेफरल कोड का उपयोग करेंगे आपको सीधे 10% फीस कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्द ही इन सभी कोर्स को देखें और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें। और मेरा रेफरल कोड जैसे कि मैंने बता चुका हूं, हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में, इसको इस्तेमाल करते हुए 10% के डिस्काउंट के साथ में आप अनअकैडमी पर पढ़ना शुरू करें। तो देर किस बात की है? आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स को क्रैक कीजिए। व्यापम्स के एग्जाम्स को क्रैक कीजिए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 186। शहडोल जिले में बांधवगढ़ की जो पहाड़ियां हैं कि पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? विंध्य में है, सिहाद्री में है, नीलगिरी में है या सतपुड़ा में है? बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों के ऊपर में बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की जितनी भी पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की हैं, विंध्य की हैं और भी बहुत सी पहाड़ियां हैं, उन पर्वतमालाओं के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप वो पूरा का पूरा देखें। एमपीजीके, मैं बार बार बता रहा हूँ, एमपीजीके की प्लेलिस्ट से आप क्लिक करके वो सारा देख लें, आप बिल्कुल आंसर सही देंगे। देखिए, बांधवगढ़ की जो पहाड़ियां हैं शहडोल जिले में वो विंध्य में आती हैं, तो विंध्य की जो पहाड़ियां हैं दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और विंध्य की पहाड़ियों पे ये बांधवगढ़ और यहाँ पर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। यहाँ पे की सबसे अधिक शेरों की अधिकता है, शेर यानी कि टाइगर सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और बांधवगढ़ की जो पहाड़ियां हैं ये टोटल 32 पहाड़ियां हैं और यहीं पे बांधवगढ़ का किला भी है, ठीक है ना, शहडोल। और ये शहडोल जिले का नहीं है, शहडोल जिले से हट गया है, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करें। ये आ गया है उमरिया में। पहले ये शहडोल जिले में आता था लेकिन अब ये आया है उमरिया में। शहडोल जिले का हिस्सा था उमरिया और उमरिया को अलग करके ये एक नया जिला बनाया गया और शहडोल से ही ये अलग हुआ है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और उमरिया में है ये बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये बांधवगढ़ का जो किला है वो भगवान रामचंद्र के समय का है, ठीक है ना। कहते हैं कि लक्ष्मण जी यहाँ पर काल का राज्य करते थे, ठीक है, जो भगवान राम के भाई थे, ठीक है ना, उनका यहाँ पर राजपाट था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, विंध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सी चोटियां हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं।
आपको बिल्कुल याद कर लेना है इसको। बताइए मिकाई श्रेणी, गुडविल चोटी, बेल चोटी या फिर कास्केड चोटी, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर है वो है गुडविल चोटी। गुडविल चोटी इज द करेक्ट आंसर। इसको एक और नाम से बोलते हैं, ठीक है ना, उसका नाम है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये दोनों नाम है गुडविल चोटी की, और ये विंध्य श्रेणी में है, और इसकी हाइट कितनी है? 852 मीटर, ठीक है ना, और ये विंध्य की है। तो मैंने आपको कितनी चोटी बताई? सबसे पहली चोटी धूपगढ़, दूसरी चोटी सिगार, लाइन से देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, फिर उसके बाद में सिद्ध बाबा की चोटी है, फिर तीसरी जो आती है सिगार आती है, चौथी कौन सी आती है? जाना पावा आती है, पांचवी कौन सी आती है? हैं, धजारी आती है, और छठवीं कौन सी आ गई? ये सामने आ गई गुडविल, ठीक है ना। पहली चोटी 1350, दूसरी चोटी 1172, तीसरी चोटी 884, चौथी चोटी 881, पांचवी चोटी 854, छठवीं चोटी 852, ठीक है ना, गुडविल सद्भावना शिखर, ठीक है। इसमें पहली चोटी जो है ये सतपुड़ा में है, दूसरी चोटी कहाँ है? ये बुंदेलखंड में। ये तीनों चोटी कहाँ है? मालवा में है, ठीक है ना। और ये कहाँ है? ये वाली, ये विंध्य में है, गुडविल सद्भावना शिखर। तो क्लियर हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ग्वालियर, मुरैना, ग्वालियर, रीवा या धार? देखिए आपने अगर, मैंने पिछला क्वेश्चन में भी ये बता चुका हूँ, तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। अगर आपने चंबल संभाग के बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली आप चंबल बेसिन यानी कि चंबल संभाग, और चंबल संभाग के जिले इसमें ऑप्शन में जो दिया है वो एक ही है, वो है मुरैना। मुरैना इज द करेक्ट आंसर। और सबसे उत्तरी जिला यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे उत्तरी जिला है तो वो है मुरैना, ठीक है ना, सबसे उत्तरी जिला कहलाता है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। और सबसे दक्षिणी जिला, सॉरी गलत बता दिया मैंने, सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी जिला है ये उत्तरी जिला हो गया, ठीक है ना, और ये दक्षिणी जिला हो गया। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होता है? अलीराजपुर। अलीराजपुर सबसे पश्चिमी, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। जो सिंगरौली है वो सबसे पूर्वी जिला है। तो इस तरीके से ये चारों जिलों के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सभी के बारे में मालूम होना चाहिए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होता है। और मध्य प्रदेश का इतिहास में अगर अपन अकबर काल के समय में देखा जाए तो दक्षिणी द्वार बोलते थे बुरहानपुर को, दक्षिणी द्वार, ठीक है ना। वहां पे जो असीरगढ़ का किला है, ठीक है ना, उस पर फतेह पाने के लिए सबसे पहले अकबर ने ही कोशिश की थी, और अकबर ही उसमें फतेह पा पाया था, ठीक है। असीरगढ़ का किला जो कि राजा आसा, अहिर अहिर राजा आसा ने बनवाया था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश वन ऑफ द वास्ट टॉपिक, आप पूरे के पूरे वीडियो एमपीजीके की पढ़ ली, देख लीजिए एमपीजीके की प्लेलिस्ट से, वहां से आपको पूरा एमपीजीके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शहर को मिनी बॉम्बे के रूप में जाना जाता है? बेंगलोर, इंदौर, चंडीगढ़ या गुवाहाटी? तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदौर। मध्य प्रदेश का जो इंदौर है उसको मिनी बॉम्बे बोलते हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी। और मिनी बॉम्बे इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा फलता फूलता है, एक बिजनेस मार्केट है, और इंदौर बिजनेस आर्थिक राजधानी है, और बिजनेस मार्केट बॉम्बे भी है। दैट इज वी कॉल्ड इंदौर इज द मिनी बॉम्बे, ओके। अगला क्वेश्चन आ गया, वह जिला जिसको कि परित्याग शहर यानी कि एबंडेंट सिटी कहा जाता है मध्य प्रदेश में, कौन सा है? मुरैना, धार, रीवा या फिर मांडू? बताएं कौन सा आंसर है इसका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मांडू। मांडू इतिहास का वो शहर है यहाँ पे कि कभी बहुत अच्छे से राजपाट चलता था, ठीक है ना। यहाँ पे बाज बहादुर और रानी रूपमती की किस्से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। और एक समय यहाँ पे इतने भयानक युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद में ये पूरा का पूरा वीरान हो गया, इसलिए इसको परित्याग यानी कि एबेंडेंट सिटी के रूप में जाना जाता है। और ये किस में है? मांडू, ये धार में है, धार जिले के अंतर्गत आता है। और मांडू एक अलग से पूरा का पूरा, ठीक है ना, यहाँ पे जहाज महल, खरबूजा महल, रानी रूपमती महल, बहुत सारे महल भी हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एबेंडेंट सिटी के नाम पर मांडू को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे उच्च स्थान कौन सा है? पचमढ़ी, चौरागढ़, बड़ा तालाब या फिर
मारधी। बताएं इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौरागढ़। चौरागढ़ इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये जो दूसरा स्थान है, सबसे पहले तो सबसे बड़ा स्थान और सब पठारों की चोटियों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर है तो इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो दूसरा स्थान है चौरागढ़, ये कहाँ है? ये भी पचमढ़ी में ही आता है। ये भी पचमढ़ी में ही आता है और पचमढ़ी में यहाँ पर शिव स्थल है, यानी कि शिव मंदिर है यहाँ पर। और दूसरा सबसे उच्चतम स्थान है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 1326 मीटर है ये, ठीक है ना। यानी कि जो पहला स्थान है धूपगढ़, वो कितनी है? 1350 मीटर, उससे थोड़ी सी ही कम है, सेकंड नंबर पे आती है। और यहाँ पर चौरागढ़ में भगवान शिव का बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। और बहुत ही दुर्गम रास्ता है इस चौरागढ़ के क्षेत्र में जाने का, ठीक है ना। अगर आप कभी पचमढ़ी जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर जाने के लिए पूरा एडवेंचर है, ठीक है ना। पूरा दिन लगता है और पूरे दिन में यहाँ पर पहुंच पाते हैं। और बहुत ही आनंदमय स्थल है, मैं गया हूँ यहाँ पर। कभी आपको मौका लगे तो आप जरूर जाइएगा। और 1326 मीटर की ऊंचाई है, यानी कि मध्य प्रदेश की सेकंड हाईएस्ट पीक हिल है ये, ठीक है ना। 1326, फिर 1350। तो अब आपको लगातार याद रखना है कि चौरागढ़ की हाइट कितनी है? 1350 मीटर ऊंची है, और ये भी पचमढ़ी में है, और ये होशंगाबाद जिले के अंदर ही आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? मांडू को, अमरकंटक को, पचमढ़ी को, या फिर ओमकारेश्वर को? बताइए। जो गर्मी के समय में राजधानी पहले शिफ्ट होती थी वो कौन सी है? तो वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेजों के समय में, ठीक है, जब अंग्रेजों का शासन काल था, अंग्रेजों के गुलाम थे अपन, उस समय मध्य प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते थे वो अंग्रेज पचमढ़ी ले जाया करते थे। तो पचमढ़ी में पूरा का पूरा गर्मी के समय में पूरा का पूरा कार्यभार पहुंच जाता था, पूरा काम पचमढ़ी में संभाला जाता था। बहुत ही ठंडा ठंडा हिल स्टेशन है ये, ठीक है। और उसके बाद में जब देश आजाद हो गया, उसके बावजूद भी 1956 में भी कुछ समय के लिए पूरा काम पचमढ़ी में ही होता था, क्योंकि दिस इज द हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ गया 193, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पचमढ़ी, भीमबेटका, या फिर चौरागढ़? ये चौरागढ़ है, ठीक है ना, चौरागढ़। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मध्य प्रदेश की? धूपगढ़, ठीक है ना, 1350 मीटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इससे आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है ना। बार बार आएंगे आंखों के सामने, आपका रिवीजन होता रहेगा। और सबसे सिंपल सा इसका फार्मूला है, गुरु ज्ञान है, कि जितनी बार आप स्टैटिक जीके का रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी आती है और वो याद हो जाता है, इसलिए रिवीजन मांगता है स्टैटिक जीके, ठीक है। तो आपके सामने बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो दैट मीन्स आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 194, यानी कि अभी तक टोटल मैंने 194 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। तो इससे पहले के क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हैं, तो वो भी आप पूरा देखें। तो भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? मध्य प्रांत जो था उसकी राजधानी क्या थी? नागपुर, इंदौर, पुणे, या फिर रायपुर? बताएं इसका आंसर क्या है। जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद में मध्य प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो आंसर है वो है नागपुर। नागपुर इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये जो मध्य प्रांत था, इसको ब्रिटिश के समय में इसको सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, ठीक है ना, सीपी बरार के नाम से जानते थे, ठीक है ना। और इसकी राजधानी थी नागपुर, जिसको मध्य प्रांत बोला जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद में 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तब ये सीपी बरार जो नागपुर क्षेत्र है, जो कि विदर्भ का हिस्सा है, ठीक है ना, विदर्भ का हिस्सा है, तो ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र में चला गया, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें कि ये पूरा का पूरा पुनर्गठन पुनर्गठन की जो कमेटी थी वो कब हुई थी? 19 दिसंबर 1953 में पुनर्गठन की समिति का गठन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में ये 1 नवंबर 1956 में ये मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। और विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा बना, और उस समय मध्य प्रांत सीपी बरार कहा जाता था, उसकी राजधानी थी नागपुर। अगला क्वेश्चन आ गया, रॉक
मार्बल रॉक, जो मार्बल की चट्टान है, निम्नलिखित के कौन से शहर में स्थित है? नीमच, ओरछा, जबलपुर या पचमढ़ी? बताइए मार्बल की चट्टानें कहाँ पर हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जबलपुर। दिस इज द करेक्ट आंसर। जबलपुर में जो भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट, ठीक है ना, नर्मदा जी यहाँ से निकलती हैं, वहां पे अगर आप कभी गए हैं तो पूरी की पूरी चट्टानें जो हैं वो मार्बल की हैं, ठीक है ना, संगमरमर की चट्टानें वहां पे आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है? यानी कि इसमें से कौन सा शहर, ठीक है ना, कोलारस, नरवर, ठीक है ना, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन उल्टे दिए हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, तो बताइए इसमें से कौन सा है। देखिए ये दोनों ही हैं, ऑल दी बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। नरवर में वो शिवपुरी जिले में कोलारस भी है और नरवर भी है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपको? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फिर घुमा, संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं? तो सीधा आंसर है जबलपुर, ठीक है ना। पिछले भी मैंने रिपीट किया था, फिर आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में है? बताइए, सीधी, शहडोल, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त दोनों? बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है। सोन घाटी पूरी की पूरी, तो सोन घाटी के क्षेत्र में देखिए दोनों आते हैं, सीधी भी आती है और शहडोल भी आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों सही है, यानी कि उपरोक्त दोनों इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगर मानचित्र में देखा जाए तो जो सोन नदी है वो अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर से होती हुई कुछ इस तरीके से यूं निकलती है ये, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये सोन घाटी कहलाता है, यानी कि यहाँ से सोन नदी निकलती है, वो सोन घाटी क्षेत्र है। तो सीधी भी आता है और शहडोल भी आता है, ठीक है। तो सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश, ठीक है ना, यूपी और आगे जाके बिहार, ठीक है ना, ये 3 राज्यों को कवर करती है। और बिहार में पटना, पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पे आके ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। और इसी सोन नदी पर बाण सागर परियोजना चल रही है, विद्युत परियोजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 199, बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है, यानी कि कौन सा शहर मौजूद है? ये ऑप्शन दिए हैं, होशंगाबाद, भोपाल, शिवपुरी या फिर ये सांची है। एक्चुअली कंफ्यूज नहीं होना, सांची। तो कौन सा जिला मौजूद है इसमें से? बताइए अगर आपको ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिवपुरी। बुंदेलखंड के पठार के बारे में अगर आप जानते हैं तो शिवपुरी जो है वो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बुरहानपुर जिला किस साल गठित किया गया था या फिर स्थापित किया गया था? बुरहानपुर जिले को किससे अलग किया गया था? खंडवा से अलग किया गया था, खंडवा का ये हिस्सा था, खंडवा से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। तो कब बनाया था ये? 2006 में, 2004 में, 2005 में या 2003 में? बताएं इसका आंसर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2003। दिस इज द करेक्ट आंसर। और 2003 में ये 15 अगस्त भारत का आजादी का जो दिन था, तब इसको नया जिले का रूप मिला बुरहानपुर को, जो कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है या फिर मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार भी बोलते हैं। ये तब बना, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बुरहानपुर, और बुरहानपुर में ही है मुमताज, ठीक है ना, बीबी का मकबरा और मुमताज का मकबरा भी यहीं पर है। असीरगढ़ का किला यहीं पर है, राजा आसा अहिर राजा आसा ने बनवाया था, ठीक है ना। और अकबर की सबसे आखिरी बैटल यही हुई थी, ठीक है ना। कब? 1600 में, 1594 में, 1594 के आसपास सबसे आखिरी बैटल यहीं पे हुई थी बुरहानपुर में। उसके बाद में 1605 में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, अकबर की। क्लियर हो गया? तो ये थे पूरा मेरा वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन दिए। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि सारे फैक्ट्स के साथ में आपको ये एमपी जीके की सीरीज लाया हूँ। मोर देन 10,000 क्वेश्चंस लगातार आएंगे इसमें, और हर रोज इसके वीडियो आपको मिलेंगे। और इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और मेरे सभी वीडियोस के साथ में बने रहें। इसके साथ में मैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल की भी तैयारी करा रहा हूँ। उसके जो पिछले वर्षों में जो पेपर हुए हैं उनका रिवीजन चल रहा है, उसके पूरा जीके पार्ट जिसमें कि 20 क्वेश्चन आते हैं उनका रिवीजन चल रहा है। तो उसको वो वीडियो भी आप देखें, और साथ ही साथ में आप एमपीपीएससी के भी हर टॉपिक को मेरी वीडियोस के द्वारा देख सकते हैं। उसका जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी टॉपिक्स हैं
उन पे भी मैं वीडियोस ला रहा हूँ और पहले भी मैं डाल चुका हूँ। तो एमपीपीएससी प्रीलिम स्टडी के नाम से पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पूरा का पूरा एमपीपीएससी का टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो उनको आप देख के एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ एमपीपीएससी का। आने वाले समय में आपको पूरा टॉपिक वाइज सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, और अभी जितने वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स स्टडी की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ में बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग माय दिस वीडियो। अगला वीडियो फिर आने वाला है आपके पास में, जब तक लगातार बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।